सद्दाम हुसैन, इस नाम से कई लोग वाकिफ होंगे और जो नहीं हैं वो आज हो जाएंगे। सद्दाम के नाम का अर्थ ही होता है जिद्दी, जो सामना कर सके। कहते हैं सद्दाम को खड़ा करने वाला भी अमेरिका था और सद्दाम की सियासत और शख्सियत छीनने वाला भी अमेरिका ही था। एक डिक्टेटर के रूप में उसने क्या किया, कैसे उसने इराक पर रूल किया और कैसे उसने इराक की पूरी रूपरेखा बदल दी, और जब उसकी पॉपुलैरिटी बेहद बढ़ गई तो उसके अंत की पटकथा कैसे लिखी गई, ये कहानी आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्राइम टेल्स में। सद्दाम का जन्म इराक के टिकरी से कुछ 8 मील दूर अल अफ़ज़ा में हुआ था। सद्दाम के जन्म से पहले ही उसके पिता की मौत हो गई थी और उसके बाद उसके भाई, जो कि उससे 5 साल बड़ा था, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जिसके बाद उसकी माँ एक डिप्रेशन के फेज़ में चली जाती है। बचपन से ही इतनी बदनसीबी उसने देखी कि उसने सोच लिया था कि वो अपना नसीब बदल कर रहेगा। ब्रिटिश शासन के बाद इराक के ऊपर बाथ पार्टी का राज हुआ और बाथ पार्टी में धीरे धीरे सद्दाम ने अपनी जगह बना ली। बाथ पार्टी के प्रमुख थे हसन अल बकर और दूसरे नंबर पर था सद्दाम हुसैन। लेकिन कहते हैं कि पार्टी का ज़्यादा काम और ज़्यादा डिसीजंस सद्दाम हुसैन ही लेता था। सन 1979 में हसन अल बकर की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद सद्दाम हुसैन इराक का प्रेसिडेंट बन जाता है। सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हेटर्स भी बनाए, एडमायरर्स भी बनाए, लेकिन सभी का ये मानना था कि इन 25 सालों में इराक की जो तस्वीर बदली वो सिर्फ सद्दाम हुसैन की वजह से बदली। मतलब कि जितने भी डेवलपमेंट्स हुए इराक में वो सद्दाम के ही अंडर हुए। बाकी अरब देश के कंपैरिजन में इराक बहुत ही तरक्की कर रहा था। कारण था इराक में पाए जाने वाले तेल का नेशनलाइजेशन, यानी कि सद्दाम हुसैन खुद अब तेल के रेट्स को फिक्स कर रहा था। तो तेल के दाम को फिक्स करने के कारण अब देश में बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही थी। और जब किसी देश की तरक्की होती है, किसी एक लीडर की तरक्की होती है, तो उसके विरोधी भी खड़े हो जाते हैं। तो सद्दाम को भी पता था कि उसके बहुत सारे विरोधी उसके सामने खड़े हो चुके हैं और अपने विरोधियों को डील करने का सद्दाम के पास एक अनोखा उपाय था। जो भी उसके ऑपोजिशन में खड़ा होता वो उसे मरवा देता। सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। वो बहुत ही एम्बिशियस था और उसके एम्बिशन को कहीं ना कहीं अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन उसे पुरजोर सपोर्ट कर रहे थे और धीरे धीरे सद्दाम बाकी अरब कंट्रीज़ के आंखों की किरकिरी भी बन रहा था। उसे अब एब्सोल्यूट पावर चाहिए था और उसे एब्सोल्यूट पावर मिला भी। लेकिन हिस्ट्री इस बात की गवाही देता है कि जब जब कोई एब्सोल्यूट पावर अपने हाथों में करना चाहता है तो उसे संभाल पाना मुश्किल होता है। सद्दाम के साथ भी अब यही होने वाला था। इराक में सिया और सुन्नी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था। इराक में सिया की आबादी ज़्यादा थी लेकिन सुन्नी अब तक राज कर रहे थे, तो ऐसे में देश में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी था। और फिर सन 1980 में इराक और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो जाती है, जो कि 8 साल तक चलती है। इस लड़ाई में सद्दाम को कई देशों से सपोर्ट भी मिलता है। हथियार हो या पैसे, ये देश सद्दाम को ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे होते हैं। हालांकि ज़्यादा नुकसान ईरान को होता है, लेकिन चूँकि ये जंग 8 साल तक चलती है तो इराक को भी माली बहुत नुकसान पहुंचता है। इराक बहुत हद तक कुवैत के ऊपर पैसों के लिए डिपेंडेंट था। कुवैत सद्दाम को इस लड़ाई में काफ़ी सपोर्ट कर रहा था, काफ़ी पैसे भी दे रहा था, लेकिन फिर भी सद्दाम ने आगे चलकर कुवैत के ऊपर भी हमला बोल दिया था। इसके 2 कारण थे। एक तो कुवैत सस्ते दामों में तेल बेच रहा था और दूसरा कुवैत के शाह ने सद्दाम को नाराज़ कर दिया था। हुआ ये था कि सद्दाम के फाइनेंस मिनिस्टर तारिक अक्सर कुवैत के शाह के पास जाते थे उनसे पैसों की मदद के लिए। तो एक बार जब तारिक कुवैत के शाह के पास गए तो इस बार कुवैत के शाह तंज कस देते हैं कि जब देखो मुंह उठाकर पैसे लेने के लिए आ जाते हो। सुने हैं तुम्हारे देश की जो औरतें हैं वो बेहद खूबसूरत हैं,
तो अगली बार ज़रा उन्हें भी भेज देना। जब सद्दाम को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही नाराज़ हो जाता है। वो इमीडिएटली अपनी सेकेंड कैटेगरी की आर्मी जो कि अंडर ट्रेनिंग थी उन्हें कुवैत पर धावा बोल देने के लिए कह देता है। ये आर्मी कुवैत पर धावा बोलती है और वहाँ जितनी भी औरतें होती हैं उनको बंदी बना लेती है, लूटपाट करती है। इस घटना के बाद बाकी देश सद्दाम से नाराज़ हो गए थे, लेकिन सद्दाम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अब कंप्लीटली एक डिक्टेटर था, एक तानाशाह था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन उससे नाराज़ है और कौन उससे खुश। सद्दाम के अलग ही शौक़ थे, सिगार पीना, महंगी गाड़ियों में घूमना, औरतों का शौक़ उसमें अब शुमार था। अब उसके जो भी दुश्मन होते थे वो उनकी औरतों को बंधक बना लेता था और अपने साथ रखता था। इन सब के बाद सद्दाम को अंदाज़ा था कि उसने अपने खिलाफ बहुत सारे दुश्मन खड़े कर लिए हैं, तो उसने अपने लिए एहतियात भी बरतना शुरू कर लिया। वो अपने साथ हमेशा अंगरक्षक रखता था। जब भी उसका खाना बनता था तो सबसे पहले उसका अंगरक्षक एक बाइट लेता था, और अंगरक्षक का पिता ही खाना बनाने वाला बावर्ची था। तो सद्दाम ये पूरे तरीके से हर एफर्ट लेता था कि उसकी जान हमेशा बची रहे। वो अपने साथ अपने बॉडी डबल्स यानी ऐसे डुप्लीकेट्स रखता था जो कि हूबहू उसके जैसे दिखते हों। तो कई बार सद्दाम के ऊपर अटैक्स भी हुए जिसमें उसके बॉडी डबल्स मारे गए। लेकिन जब बाकी देश भी एकजुट होकर सद्दाम के अगेंस्ट हो गए तो 28 दिनों में कुवैत को फ्री करा लिया गया। इसके बाद सद्दाम की पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी नीचे जाने लगा। इराक में कुर्दिशों का कुछ इलाका था जो कि ईरान को सपोर्ट करते थे, और ये बात जब सद्दाम को मालूम चली तो उसने 16 मार्च 1988 को एक जहाज़ से केमिकल अटैक कराया जिसमें 5000 कुर्दिश मारे गए। इसमें भी सद्दाम के साथ अमेरिका का सपोर्ट था। लेकिन 90 के आखिरी के दौर में अमेरिका को रियलाइज़ होने लगा कि सद्दाम अब बेहद ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है, अब वो उनके कंट्रोल के बाहर जा रहा है। सद्दाम तेल के ऊपर अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल चाह रहा था, वहीं अमेरिका चाह रहा था कि तेल का कंट्रोल अब किसी अमेरिकन कंपनी के हाथ में हो, लेकिन सद्दाम इसके लिए रेडी नहीं था। इस बीच अमेरिका के ऊपर 9/11 अटैक भी हो गया। इसके बाद अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम को और इराक को भी घेरे में लिया और सद्दाम को इस आतंकवादी अटैक का जिम्मेदार ठहराया, जिस पर सद्दाम का कहना था कि उसका किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई लेना देना नहीं है और किसी भी आतंकवादी को वो इराक में पनपने नहीं देगा। लेकिन अमेरिका का दावा था कि इराक के पास कई ऐसे बहुत ही डेंजरस केमिकल वेपन्स हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। इराक के ऊपर कई छापे भी यूएस ने पड़वाए, लेकिन किसी भी तरीके का ऐसा कोई केमिकल वेपन उन्हें बरामद नहीं हुआ। फिर जनवरी 2003 में जॉर्ज बुश सद्दाम के सामने एक ऑफ़र रखते हैं कि उसके पास जितने भी केमिकल हथियार हैं वो या तो उसे डिज़ार्म कर दे या फिर इराक छोड़कर चला जाए, नहीं तो अमेरिका इराक के ऊपर अटैक कर देगा। और पहली बार सद्दाम टीवी पर आकर कहता है कि उसके पास कोई भी केमिकल हथियार नहीं है और वो यूएस के सामने झुकेगा नहीं, लेकिन लड़ेगा। और फाइनली 2003 में यूएस और ब्रिटेन साथ मिलकर इराक पर अटैक करते हैं, जिसमें सद्दाम की सत्ता चली जाती है और सद्दाम के पास कोई चारा नहीं रहता है छिपने के अलावा। करीबन 9 महीनों तक यूएस सद्दाम को ढूंढने में लगा रहता है। जगह जगह के टीम्स और जासूस सद्दाम के पीछे लगा दिए जाते हैं। ये पक्की खबर थी कि सद्दाम इराक में ही था। इराक के तिक्रित में सद्दाम को चाहने वाले बहुत थे और तिक्रित में ही किसी एक भेदिए ने ये इन्फॉर्मेशन यूएस को दी थी कि तिक्रित में एक ज़मीन के नीचे बंकर है जहाँ पर सद्दाम छिपा है और उसके साथ और कोई भी नहीं है। उसके पास एक सूटकेस है $1 लाख से भरा हुआ और सिर्फ एक आदमी कभी कभी उससे मिलने के लिए आता है और मिलकर चला जाता है और उसके अलावा कोई हलचल नहीं होती वहाँ। इस भेदिए के इस इन्फॉर्मेशन के बाद 13 दिसंबर 2003 को
यूएस आर्मी इस ठिकाने पर हमला करती है और वहाँ से सद्दाम को पकड़ लिया जाता है। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद इराक के ऊपर अब अमेरिका का कब्जा था। पहली बार इराक में सीआईओ की सरकार बनी जो अब तक सुन्नी के अधीन थी। कई सारे मुकदमे चले, लेकिन मेन मुकदमा था 1982 में हुआ दुजैल में एक हमला, जिसमें सद्दाम ने 148 सीआईओ को मरवा दिया था। इस मुकदमे में सद्दाम को फांसी की सज़ा दी गई। सद्दाम जेल में रहा, लगभग 12 अमेरिकन सोल्जर्स की निगरानी में। लेकिन अपने स्टे के दौरान उसने इन सोल्जर्स के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली थी। उसे कसरत करना पसंद था, सिगार पीना पसंद था और सभी उसके शौक़ को देखकर बड़ा अप्रिशिएट किया करते थे। सद्दाम ने एक सोल्जर को अपनी एक महंगी घड़ी गिफ्ट कर दी थी, तो किसी दूसरे सोल्जर को अपना एक बेशकीमती कोट। सद्दाम के लिए उन सोल्जर्स ने उस जेल में एक ऑफिस की जगह भी बना ली थी, जहाँ पर सद्दाम आके अपना टाइम स्पेंड किया करता था, उन सोल्जर्स के साथ वक्त बिताता था। सद्दाम को यह विश्वास था कि वो एक दिन जेल से छूट जाएगा, लेकिन उसे एक दिन कहा गया कि अगले दिन सुबह उसकी फांसी है। उस दिन सद्दाम बहुत दुखी था। अगले दिन उसने 35 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज किया ताकि उसका शरीर उस पीड़ा को सहन कर सके और उसके चेहरे पर शिकन ना आए। फांसी के कुछ समय पहले उसने अपना फेवरेट सिगार पिया, अपना वो कीमती ब्लैक कोट पहना। मरते दम तक उसने यही कहा कि वो एक सोल्जर है और उसे गोली मार दी जाए, लेकिन उसके लिए फांसी तय थी। तो उसने फांसी से पहले काला कपड़ा भी अपने चेहरे पर डालने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि मरते वक्त वो खुद को भी देखे और लोग भी उसे मरते वक्त देखें। 30 दिसंबर 2006 को सवेरे 6 बजे सद्दाम को फांसी दे दी जाती है। जब सद्दाम को फांसी दी जा रही थी तो कुछ लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, कुछ रो रहे थे, लेकिन सद्दाम उस समय कुरान पढ़ रहा था। और फिर 31 दिसंबर को उसकी बॉडी को तिक्रित भेज दिया जाता है, जहां उसे फाइनली दफना दिया जाता है। सद्दाम की मौत के बाद आज तक भी कोई ऐसा केमिकल वेपन इराक से बरामद नहीं हुआ जिसका उसके ऊपर इल्ज़ाम अमेरिका ने लगाया था। लोगों का मानना है कि ये अमेरिका की साजिश थी तेल पर अपना कंट्रोल पाने के लिए, क्योंकि सद्दाम झुकने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटेन ने यूएस का साथ क्यों दिया। साल 2009 में ब्रिटिश ऑफिशियल्स की अगुवाई में एक कमेटी बनी, जिस कमेटी ने सद्दाम के ऊपर लगे जितने भी चार्जेस थे उसकी जांच की और एक रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि यूएस और यूके ने मिलकर सद्दाम की जो इमेज बनाई थी वो गलत थी। सद्दाम किसी भी आतंकवादी संगठन को संरक्षण नहीं दे रहा था, ना ही प्रमोट कर रहा था। सद्दाम बस एक डिक्टेटर था, जैसे कि और भी कई देश में हैं। ये सब तेल के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए यूएस की एक साजिश थी। सद्दाम को अमेरिका ने खड़ा किया, इराक और ईरान को लड़वाया, और जब सद्दाम अमेरिका की बात मानने से मना कर दिया तो अमेरिका ने तख्त पलट करने के लिए ये सारी साजिश रच डाली। सद्दाम की कहानी का ये एक पहलू है। लोगों का ये मानना है कि सद्दाम अगर होता तो आईएसआईएस और बगदादी कभी आते ही नहीं पूरे सिनेरियो में। उसके जाने के बाद साल 2006 के बाद ही इनका राइज हुआ है। इनफैक्ट अमेरिका का भी यही मानना है। सद्दाम की दोस्ती इंदिरा जी के साथ भी काफ़ी अच्छी थी। इनफैक्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो इंदिरा ने ही सद्दाम के दोनों बेटों का नाम भी रखा था। इनफैक्ट सद्दाम के फांसी के बाद उसकी फांसी में शामिल एक अमेरिकी सैनिक ने आगे चलकर इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वो नाराज़ था। उसे लगता था सद्दाम को उसका ड्यू नहीं मिला। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर सद्दाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच डाली और उसे एलिमिनेट कर दिया। आपको क्या लगता है सद्दाम हुसैन की इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।
मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।